वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए शुरू किया गया अभियान एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर क्या बहस खत्म कर देनी चाहिए या फिर नए सिरे से बहस की जरूरत है? ये दोनों सवाल आज बेहद ज्वलंत है। खत्म करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी किए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई कि देखिए मेरा नाम गलती से बढ़ा दिया, मेरा नाम गलती से जोड़ दिया, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई आपत्ति चुनाव आयोग के पास तो कम से कम नहीं दी अभी तक जो जानकारी है। एसआईआर पर अब एक नए सिरे से बहस की जरूरत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि करीब 3000 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी, 90,712 मतदाता केंद्रों पर तैनात बीएलओज और 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलएस के शामिल होने के बावजूद मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में आ गए। एक वोटर के 2 एपिक नंबर मिल रहे हैं। तो फिर एसआईआर में क्या स्पेशल है, क्या इंटेंसिव है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। जो हमें मिला है एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत करवाइए। चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है। बिहार में चुनावी शोर के बीच तेजस्वी ने ऐसा तीर छोड़ा जो अब पलटकर उन पर ही आ गिरा है। तेजस्वी ने जो दूसरा एपिक नंबर शेयर करते हुए वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से अपना नाम कटने का दावा किया तो उसे चुनाव आयोग ने सबूतों के साथ गलत बताकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिखा दिया। अब तेजस्वी के दिखाए दूसरे एपिक नंबर की जांच भी शुरू कर दी। मामला पुलिस थाना तक पहुंच गया है। जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। लेकिन आरजेडी और तेजस्वी के सहयोगी इतने पर शांत नहीं बैठे हैं। वो एसआईआर के मामले पर घमासान लगातार मचाए हुए हैं, संसद को ठप कर रहे हैं। अब इंडिया ब्लॉक इस मामले में एकजुट होता दिख रहा है और विपक्षी एकता की धुरी एसआईआर बन रहा है, क्योंकि अब बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर की तैयारी है और इसलिए अब दिल्ली से लेकर बंगाल तक इस पर दंगल बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने तो दावा ठोक दिया है कि वो एटम बम लाने वाले हैं। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। वहीं एनडीए और सरकार एसआईआर पर तकरार और तेजस्वी के दावे को गलत बता रहे हैं कि गलत इपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे भाई, सही इपिक नंबर डालिएगा तो सही निकलेगा, गलत डालिएगा तो गलत निकलेगा। तो अब इस तरह के फर्जीवाड़ा को हल्ला करके रोज सच तो नहीं होगा ना। एसआईआर पर तेजस्वी के दावे और सियासी तकरार का सच जो भी हो, इतना तो साफ दिख रहा है कि विपक्ष को एसआईआर के बहाने एक और हथियार मिल गया है और वो सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहा है। सवाल है कि अगर एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है तो फिर इस पर विपक्ष क्यों इतना हंगामा कर रहा है? और क्या सच में विपक्ष एक झूठा नैरेटिव खड़ा कर रहा है या फिर विपक्ष के जो सवाल हैं वो सच में वाजिब और गंभीर हैं? सवालों के जवाब जरूरी हैं क्योंकि लोकतंत्र में वोट बैंक के अधिकार का रास्ता वोट लिस्ट से ही जाता है और अगर वोट लिस्ट में किसी तरह की गड़बड़ी है तो वो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर चोट है। इसलिए इस मुद्दे का जवाब ऐसा होना चाहिए ताकि किसी शक शुबा की गुंजाइश न रहे। लेकिन मुद्दा है कि आखिर ये होगा कैसे? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में और मेरे साथ इस कोशिश में साथ होंगे मेरे विशेष मेहमान जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबा
राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं और बेहतरीन विश्लेषण भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता राजकुमार राजन साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा साहब जुड़ेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह, जो कि हर चुनाव में ग्राउंड पे जाके आकलन करते हैं कि हवा किस तरफ बहती है और बड़ा सटीक विश्लेषण इनका होता है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में केसी त्यागी सर आपसे मैं करना चाहूँगा, अब जिस मोड़ पे एसआईआर पहुँच चुका है वहाँ पे आपका क्या मानना है कि जो राजनीतिक बहस है एसआईआर पे अब ख़त्म कर देनी चाहिए कि अभी भी कई सारे सवाल हैं जो ज्वलंत बने हुए हैं? देखिए लक्ष्मण जी, सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में बहुत स्पष्ट आदेश है और मुझे प्रसन्नता है कि सभी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नकारात्मक टिप्पणी करने से परहेज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनाव आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ जो संचालित प्रक्रिया है, हाँ फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ये प्रक्रिया जो है समाप्त होगी है कि चुनाव आयोग को अधिकार है कि नहीं है इस तरह का काम करने का। कांग्रेस के शासनकाल में 2013 में भी ये प्रक्रिया हुई थी और लक्ष्मण जी, मैं 6 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं और उसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर भी मैं बगैर किसी को एब्यूज किए बगैर कहना चाहता हूं कि वैसे भी हर साल, हर 5वें साल, चाहे विधानसभा का हो चुनाव या लोकसभा का हो, इस तरह की प्रक्रियाएं की जो लोग मृत हो गए हैं उनके नाम हटाए जाएं, जो 18 साल प्लस के मतदाता हैं उनके नाम जोड़े जाएं। एक दूसरा, वहां की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर के जो हमारी विपक्ष की पार्टियों के साथी हैं उनको ऐतराज था। अब वहां पर जो बीएलए बनाए गए थे वो सब पार्टियों के सदस्य शामिल थे। हमारी मित्र पार्टी आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे और संख्या के आधार पर मैं बताऊं तो बीजेपी से ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस के थे जो सारी प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए थे। अब कुछ हो सकता है नामों में गलती रही हो, मैं कोई होली बुक तो है नहीं, जो बीएलए वो गलती नहीं करता। किसी ने बताया उसने गलत पिता का नाम लिख, माता का लिख दिया, ये प्रक्रिया पहले भी होती रही है। अब मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस समय जब मैं आपके चैनल पर बैठा हुआ हूं, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और सीपीआई-एमएल जो इफेक्टिव पार्टी है वहां की, उनके किसी भी सदस्य ने अभी तक चुनाव आयोग में दर्ज नहीं कराया है कि इसमें ये फर्जीवाड़ा हुआ है। एक दूसरा, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है अगर फर्जीवाड़ा हुआ है, कुछ नाम गलत हैं, तो आप 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक अपनी राय दर्ज करा सकते हैं कि ये गलत है, उसको करेक्ट करा सकते हैं। नंबर 3, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के नाम काटे गए हैं, ये आरोप पॉलिटिकल है। मेरी जो पार्टी है जेडीयू और जो हमारा नेता है नीतीश कुमार, वो इन्हीं वर्गों की राजनीति कर करके यहाँ पहुंचे हैं और पूरा बिहार नहीं, समूचा देश मानता है कि उन्होंने इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कितने काम किए, इसलिए इन वर्गों के नाम कटेंगे, मैं इससे भी असहमत हूँ। चौथा, मेरे आरजेडी के मित्रों ने आरोप लगाया है कि सीमांचल में जो मुस्लिम माइनॉरिटी इलाके हैं वहां नाम काटे गए हैं, उनकी भी जानकारी के लिए सबसे ज्यादा नाम पटना शहर में कटे। रविशंकर जी को कोई ऐतराज नहीं है जो वहां के सांसद हैं और यूं भी जेडीयू का प्रभाव क्षेत्र ज्यादा न रहा हो, आरजेडी जैसा, कांग्रेस जैसा न रहा हो, लेकिन वहां पूर्णिया से भी हमारे एमपी बने हैं जो सीमांचल का हिस्सा है, वहां जेडीयू के एमएलए भी रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मेरा नाम भी मतदाता सूची में नहीं है। उनको कोई जानकारी मिली होगी, मैं उस पर भी कोई एक्यूज नहीं कर रहा। उनके इस आरोप के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची 416 में वो हैं 1 और 2015 और 2020 दोनों चुनाव में जो उनका नंबर था, इपिक नंबर था, वो ये है। अब जो नंबर उन्होंने दिखाया तेजस्वी जी ने, वो नंबर अलग है। तो ये 2 कार्ड गलती जो है चुनाव आयोग की है या ये मैन्युफैक्चर्ड है तेजस्वी यादव जी के किसी के साथी द्वारा। मैं उन पर भी आरोप नहीं लगाता, वो खुद नहीं ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने, किसी ने उनको गलत जानकारी दी है।
तो मैं और अधिक इसमें ना कहता हुआ ये कहना चाहता हूं कि अपने बीएलए पर यकीन कीजिए। अब जो है 1 महीने का मौका मिला है, कराइए। अब इसमें एक नया पेच और जोड़ दिया चिदम्बरम साहब ने। वो कह रहे मेरे यहाँ जो बिहारी है उनको बाहर भेजिए, यानी कि जम्मू कश्मीर में तो आर्टिकल 370 खत्म हो गया, अब वो तमिलनाडु में लगाना चाहते हैं। बिहार के साथ साथ अब फिर सवाल वहां का उठता है, वहां नगर निगम का चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र में, वहां से बिहारियों को भगाइए। तो एंटी बिहारी जो सेंटीमेंट ये चल रहा है ये रुकेगा इससे, इसलिए बिहार की दोनों पार्टियों को जिम्मेदारी के साथ एक्ट करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बिहार की दोनों पार्टियों को जिम्मेदारी के साथ एक्ट करना चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता राजकुमार राजन साहब हैं, पहले इन्हीं के पास आते हैं, फिर मैं चलूँगा धनंजय गिरी जी के पास और दीपक झा साहब के पास। तो राजन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पे जब जितने भी मुद्दे उठाए गए, विवाद उठाए गए, कोई विवाद धरातल पे चल के या फिर कहें कि फैक्ट चेक वाले पैमाने पर बहुत सही उतरे नहीं। कई विवाद जो आपत्तियां आप लोगों ने उठाई वो पहले ही खारिज हो गई, या तो तथ्यों के आधार पर या फिर चुनाव आयोग के आधार पर। अब आप लोगों की मुख्य लड़ाई किस बात को लेकर के है? लक्ष्मण जी, पहले आपके इन बातों का जवाब देने से पहले जी मैं चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर जो प्रश्न उठता है उसके संदर्भ में 2-3 बातें मैं रखना चाहूंगा। जी लक्ष्मण जी, जितने प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें से ज्यादा लोग बिहार की पृष्ठभूमि को जानते समझते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए उन चीजों की, उन कठिनाइयों को जानना समझना बहुत कठिन कार्य है। चुनाव आयोग एसआर लाया, उससे किसी को कोई गुरेज नहीं है। चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर प्रश्न चिन्ह है। आप देखिए, 2-3 बातें बार बार लगातार पुनरावृत्ति इन बातों की होती है, लेकिन यह समस्या इतनी गहरी समस्या है, इतना गहराया हुआ है कि इस पर सत्ता पक्ष के लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं। कौन से ऐसे कारण मौजूद थे, कौन से ऐसे दबाव था चुनाव आयोग पर कि आपने 1 साल पहले एमपी का चुनाव करा लिया, आपने मतदाता सूची का सुधार प्रक्रिया को फरवरी में कराया, इस साल के फरवरी में, और अब जब इलेक्शन के चुनाव के 2-3 महीना बिहार विधानसभा के बचे हैं, आप अचानक से एसआर ले आए। इसका मतलब है कि यह जल्दबाजी जो की जा रही है, और ऐसे समय में जल्दबाजी की जा रही है जब खेती का समय होता है, मजदूर के पलायनों का समय होता है, बाहर चले जाते हैं, ऐसे समय में लाया जब। राजन साहब, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ चला जाए, क्योंकि एसआईआर तो ड्राफ्ट रिलीज भी जारी हो गई। फिर मैं वहीं आता हूँ। इतनी जल्दबाजी, इतिहास तो इतिहास में चला गया। हाँ, और दूसरी बात की मानसून का समय होता है, आप जानते हैं 73% भूभाग बाढ़ से ग्रसित होता है, और 11 सूची जो मांगी जा रही है उस पर सबसे बड़ी समस्या है। जिन सूचियों में जिन कागजात को डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को परामर्श दे रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप आधार कार्ड को उसमें जोड़ें, मतदाता पहचान पत्र को जोड़ें, राशन कार्ड को जोड़ें। मैं अपने सवाल को चूंकि समय का हम लोग बेहतर इस्तेमाल करें, राजन जी, मैं थोड़ा सा और आपको स्पेसिफिक सवाल पूछूं कि अब तो ड्राफ्ट जारी हो चुका है, 99% से ज़्यादा लोगों के नाम चढ़ चुके हैं, अब किस बात को लेकर आपत्ति है? समय की बात थी, समय तो दिख लिया आपने, वो हो गया, अब क्या आपत्ति का नया पैमाना आधार क्या है आपका? जो ड्राफ्ट आया है उसमें जो अभी लगातार सूचनाएं आ रही है, वह सूचनाएं बहुत सारी गड़बड़ियों का उसमें संभावना है। आप देखिए, बेगूसराय के चुनाव आयोग के पास आपत्ति करते हैं? नहीं, चुनाव आयोग अभी करेंगे, अभी समय तो है मेरे पास। देखिए, अच्छा, अभी बेगूसराय के लोकल मीडिया में, तमाम मीडियाओं में आ रहा है कि जो मृत व्यक्ति थे उनका एक नहीं कई नाम दर्ज है, उसमें 10 नाम सामने आ रहा है लगातार। आप देखिए, वो बेगूसराय के मीडिया में, लोकल मीडिया में वो चल रहा है। दीघा में देखिए, एक ही घर के अंदर बहुत सारे जो उसका एड्रेस था, पता था, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक ही घर का एड्रेस है उसमें। और ऐसे बहुत सारे बिहार के पृष्ठभूमियों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बाओं में, यह बहुत मुश्किल भरा कार्य है कि जो व्यक्ति मृत है उसका भी नाम दर्ज हो गया। धनंजय गिरी साहब, ठीक है,
धनंजय गिरी साहब, ये जो मुद्दा उठाया राजन साहब ने, ये एक फैक्ट है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का मतलब था जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी दोष हैं, उनको दूर कर लिया जाए और बाकी कोई किन्हीं की मृत्यु हो गई, कोई 2 जगह हैं, कुछ ऐसा है तो उन सबको दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव दोनों करने के बावजूद इतनी सारी गलतियाँ निकल के आ रही हैं, तो इसमें स्पेशल और इंटेंसिव का तो पैमाना कमज़ोर पड़ जाता है। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए गलतियां की जो आप बात कर रहे हैं, अभी तो नेता प्रतिपक्ष की गलती ही सामने निकल करके आ गई है कि 2 वोटर आई कार्ड रखना, वोटर कार्ड रखना एक अपराध है, ये बल्कि ये पॉलिटिकल फ्रॉड है एक तरह से कहिए तो। और फ्रॉड के हाथ में बिहार की जनता, बिहार की कमान देगी, ये दिवा स्वप्न देखना भी गलत है। कभी कभी बहुत होशियारी भी गड्ढे में गिरा देती है। लालू के लाल की कुछ ऐसी कहानी है। लोकतंत्र पे किस तरह खतरा है स्वयं सिद्ध कर रहे हैं। फर्जी वोटर की चेकिंग में कौन पकड़ा गया? स्वयं पकड़े गए हैं। जब नेता ही फर्जी साबित हो जाए तो उनके कार्यकर्ता कहां से असली हो जाएगा? अरे उनके पास जो ओरिजिनल था वही है ओरिजिनल। ये ओरिजिनल उनके पास है। ये डुप्लीकेसी कहां से आई है उनके पास जानकारी नहीं है। वो तो स्वयं तमाम मीडियाओं के सामने एक मिनट धनंजय गिरी जी को बोल लेने दीजिए। राजन साहब फिर आपके पास आऊंगा। धनंजय गिरी जी को बोल लेने दीजिए और फिर नहीं आप ठीक है, इंटरप्ट करिएगा, बाद में मौका मिलेगा, आप इशारा करिएगा, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा मैं। धनंजय गिरी साहब, देखिए दिक्कत क्या है ना, एक पार्टी विशेष की दिक्कत ये है कि लोकतंत्र के प्रति लूट तंत्र वाले हैं। ये लूट तंत्र को, लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। लोकतंत्र हमारी अमानत है और जो लोग जमानत पर है इस अमानत को कैसे बचा पाएंगे? अगर सच बोलिएगा तो तिलमिला उठेंगे। अगर बहनों उन्होंने इतनी देर तक अपनी बात की, यहां वहां की बात की, मीडिया की बात की, बहुत तरह की बातें की और हमने धैर्यपूर्वक उनको सुना, लेकिन उनको धैर्य है ही नहीं। इतने अधीर हैं कि लॉ ऑफ लैंड का भी की चिंता नहीं है। न कानून को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, अपने पिताजी की वसीयत को मानते हैं कि मेरे पिताजी की विरासत। जिस लालू यादव के घर पे घर नहीं था वो लूट के खरबपति हो। भाई साहब, संविधान को मानने वाली पार्टी नहीं है, वो लोकतंत्र पर बात लक्ष्मण जी या तो आप डिबेट करा लीजिए। लक्ष्मण जी या तो आप इनसे 1 to 1 कर लीजिए। नहीं आप बोलिए, आपकी बात पे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी देखिए, आपकी बात जा रहे, बोलिए। लक्ष्मण जी एक बात समझिए, ये आपके डिबेट का एक डेकोरम है, उस डेकोरम को मैंने फॉलो किया। लेकिन ये जो लगातार उकसाए हुए हैं, शीशे के घर में रहकर पत्थरबाजी करते समय तेजस्वी का दर्प और दर्पण दोनों टूट गया है। जब उनका हकीकत सामने आ गई है, उनके फ्रॉड हाथ में लिखा हुआ सबके देश ने देख लिया है। चुनाव आयोग सवाल की जगह सवाल खुद ही पूछ रहा है उनसे कि भाई ये फ्रॉडिज्म कहां से कर रहे हो? ये ठीक है, खानदानी आदत है। लेकिन राजकुमार जी कह रहे हैं कि वो जो दिखाया तेजस्वी जी ने वो असली था, जो चुनाव आयोग दिखा रहा है वो असली नहीं है। राजकुमार जी, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो यही ठीक है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, उन्होंने वो तो मीडिया के सामने उन्होंने एक मिनट राजन जी की बात पूरी करने दीजिए। राजन जी की बात पूरी करने दीजिए आपका। हाँ राजन जी, संक्षिप्त अपनी बात। हाँ, ड्राफ्ट में वह जो वेबसाइट था, जो एपिक नंबर उन्होंने डाला था, वो तो उनके पास ओरिजिनल है। अब ये तो ड्राफ्ट में जो आया ओरिजिनल नहीं है। अचानक लक्ष्मण जी 1 मिनट, अचानक से आप देखिए 5 मिनट के अंदर जैसे न्यूज आया, 10 मिनट के अंदर चुनाव आयोग जो है अपनी घोषणा कर देता है ये है ओरिजिनल। लक्ष्मण जी बस 1 मिनट। अब ये देखिए, लक्ष्मण जी 10 मिनट के अंदर घोषणा कर दिया तो अच्छी बात है ना, सफाई दे दी चुनाव आयोग ने। ऐसा थोड़ा 10 मिनट के अंदर नाम शामिल कर दिया। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी 1 मिनट। मैं सबसे पहले आरजेडी प्रवक्ता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल फ्रॉड को सबके सामने रखा है। यानी कि तेजस्वी जी ने चुनाव आयोग अपने फ्रॉड पर ध्यान रखिए ना। लेकिन अरे वो तो घोषणा भैया, जिसका सर सजा याफ्ता, जिसके पार्टी में सारे लोग फ्रॉडिज्म करना आपका धंधा है, उसके बाद कैसे आया ये साबित हो गया। देखिए लक्ष्मण जी, अगर तेजस्वी जी चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, तो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और नॉमिनेशन फाइल करने में अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि आपका वोटर आई कार्ड ये है, वो कह रहे हैं ये नहीं ये है, तो पहले तो इनकी आगे से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, पिछला इनका कैंसिल होना चाहिए और इस लॉ ऑफ लैंड के जो सजा हो सकती है वो देना चाहिए। मैं आरजेडी प्रवक्ता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने साबित किया कि हाँ मेरा नेता फ्रॉड है। इनका लक्ष्मण जी इनसे पूछिए कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में क्यों इतनी गड़बड़ी है। आभारी हूँ
मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इनके सवाल का जवाब दीजिए, फिर दीपक झा के पास जाऊंगा। एक इनके सवाल का जवाब दीजिए कि जो लोग मृत हो गए उनका नाम क्यों है, इसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग से है कि मृत व्यक्ति जो बेगूसराय में है उनका नाम वोटर लिस्ट में क्यों प्रवक्ता बन रहा है? ठीक, आपके सवाल का जवाब मिल रहा है। एक मिनट राजन साहब, एक मिनट सुन लीजिए, राजन साहब को सुन लीजिए। हाँ धनंजय साहब, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या है इस पे? मैं आज का दिन तो राजन जी को ही समर्पित है, जिन्होंने तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल फ्रॉड साबित किया और ये साबित किया कि उस आदमी के पास राजनीति के प्रति कोई आस्था नहीं है। तो उस आदमी ने दूसरे सवालों का जवाब यहाँ पे दे नहीं रहे हैं। और दूसरे मैं आपको पूरे बताता हूँ, लक्ष्मण जी पूरी लिस्ट सुन लीजिए ना। लक्ष्मण जी मैं पूरा लिस्ट सुना देता हूँ ना। लक्ष्मण जी मैं पूरी, हाँ बोलिए धनंजय गिरी साहब, बोलिए आप। लक्ष्मण जी, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब से मैंने बोलना शुरू किया है, सच का उजागर शुरू किया है, तब से राजन जी बोलने नहीं दे रहे और इनको जितना देरी बोलते रहे, आए बाएं साएं टाएं करते रहे, हमने सब सुना। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। आप फालतू वाहियात बातें बोलते रहे, फिर भी हम सुनते रहे। अच्छा, आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात करिए राजन साहब ने। धनंजय साहब, बात करिए। पहले इस पर जवाब देने तो दीजिए कि बेगूसराय में ड्राफ्ट के लिए 1 मिनट 10 भाई साहब सुन लिया। अरे मैं कोई नौवा फेल नहीं हूँ भाई कि 5 बार बोलना पड़े, एक ही बार में समझ जाता हूँ। घर के अथवा नौवा पास नहीं लोगों का नाम है उस पर भाई, मैं नौवा फेल नहीं हूँ। धनंजय गिरी साहब 2 लाइन में इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा दीपक झा के पास। धनंजय गिरी साहब 2 लाइन में जवाब दीजिए। लक्ष्मण जी, इलेक्शन कमीशन के अनुसार ही इलेक्शन, इसके वोटर आई कार्ड की जिम्मेवारी और वोटर एसआईआर की पूरी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। कुछ लोग पैदाइशी अपने आप को संविधान के ऊपर समझते हैं, उनको हटा दीजिए। इलेक्शन कमीशन के अनुसार 7.2 करोड़ से अधिक मतदाताओं को बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से क्लियर कर दिया, 91.69%। ये महीने भर चली प्रक्रिया के अनुसार है। आयोग ने बताया है कि 22 लाख लोग मृत पाए गए, 36 लाख 4.9% पते पर नहीं थे, अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए और 7 लाख 0.089% एक से ज्यादा जगह पर थे और उसका उन्होंने रेमेडी भी दिया है। देश भर में 246 अखबारों के 2.6 करोड़ प्रसारण के माध्यम से प्रवासी बिहारियों को जोड़ा। नाम हटाने पर लिखित अनिवार्य किए गए 1 महीने का दावा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 4 लाख सेवकों ने बेगों से लेकर सबको की। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण जी एक बहुत ठीक है, 1 मिनट लक्ष्मण जी एक बात जोड़ देता हूं। एक बात 2003 में त्यागी साहब को पास यही हुआ था। आप अगर देखें बिहार में तो 1990 में 62.04% वोट होता है, 1995 में 61.79, 2000 में 62.5457 और जब 2003 में जब चुनाव आयोग इस वोटर लिस्ट में सुधार करता है तो 12.32% होगा। 74 लाख लोगों का वोट कटता है। नतीजा होता है कि 2005 में 44.45% वोट आता है और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है। अच्छा फैक्ट आपने दिया। केसी त्यागी साहब, केसी त्यागी साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि आप बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, कि जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद भी एक लोगों के 2 एपिक नंबर आते हैं, कई सारे लोग जो हैं मृत पाए जाते हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम आता है, तो ये सब एसआईआर के प्रोसेस पे सवाल उठाता है या फिर आपको लगता है इतनी छोटी मोटी गलतियां तो चलेंगी? नहीं, कोई गलती नहीं चलनी चाहिए। मैं 6 लोकसभा लड़ा हूं, मैं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया चाहता हूं, चाहे सरकार किसी की भी हो, संस्थाओं का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। और मैं तो राज्यसभा में मेरे साथ तो MS गिल साहब भी थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेजा, मेरे बाजू वाली सीट पर बैठते थे और मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन मैं उन पर भी सवाल नहीं उठाता कि उन्होंने भी कभी बेईमानी की होगी इलेक्शन रहते हुए। मैं अपने मित्रों से ये कहना चाहता हूँ, 1 महीने का टाइम है। 2 नाम हैं, मैं एग्री करता हूँ। पते गलत हैं, मैं एग्री करता हूँ। 2-4 मृत भी हैं, मैं एग्री करता हूँ। तो 1 महीने का टाइम है, नंबर 1। नंबर 2, जो BLA हैं, मैं आरजेडी वाले मित्र से कहना चाहता हूँ, 50,000 के करीब आपके BLA थे, वो रिपोर्ट दर्ज कराते। आज तक जो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके चैनल पे हूँ लक्ष्मण जी, उस समय तक एक भी प्रोटेस्ट दर्ज नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि गलतियां है नहीं, गलतियां होंगी। BLO ने कई तरह गलतियां की होंगी। एक जगह मैं पढ़ने को सुना था कि पैसा किसी ने ले लिया होगा, बाप का नाम गलत है, बिल्कुल होगा। तो 1 महीने का समय है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो निर्देश हैं, भाई हम तो मान रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे? अब उस पर नए तरीके से क्यों बहस हो कि ये प्रक्रिया गलत है?
जब चुनाव आयोग ने कह दिया कि SIR की प्रक्रिया जारी रहेगी, इस पे कोई विवाद नहीं, उसको फिर आप नई तरीके से उठा रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए और जो नाम गलत हैं उनको जुड़वाइए, गलतियां होंगी। और बिहारी जो स्वाभिमान है, जो महाराष्ट्र की सड़कों पर भी अपमान हो रहा है बिहारी होने के नाते, और मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था, शिवसेना आपके गठबंधन में है, उसे रोकिए। वहां पर रोज बिहारी पीट रहे हिंदी बोलने पे। दूसरा, कल चिदम्बरम साहब ने कह दिया कि मेरे यहाँ 50 लाख बिहारी हैं, इनको यहां से भेजिए, तो वहां आर्टिकल 370 लगवा दिया, वहां बिहारियों का अपमान हो रहा। DMK भी आपकी प्रेमी साथी है और कांग्रेस पार्टी भी। ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, चिदम्बरम साहब का ये बयान, इस पर भी प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन दीपक झा साहब, मैं आपसे पूछूं कि जो अभी कह भी रहे थे केसी त्यागी जी कि 1 महीने का समय है, अगर एक व्यक्ति के 2 एपिक नंबर हैं, मृतक लोगों के नाम शामिल हो गए हैं, तो इसको ठीक कर लिया जाए। आपत्ति उठाइए, BLO हैं आप लोगों के, तो इस आधार पे कहना कि नहीं बड़ा गड़बड़ हो गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, फिर भी देखो इतनी सारी गलतियां हो गई, ये कहना कितना सही है? देखिए दीपक झा साहब, सबसे पहली बात, जी लक्ष्मण जी, सबसे पहली बात जो है ना, यहाँ पे सबसे हमारे सीनियर वरिष्ठ केसी त्यागी जी हैं, जिन्होंने इन्होंने बताया कि 6 बार चुनाव लड़े। जितना इनका राजनीतिक अनुभव है, शायद हम सब नए प्रवक्ताओं की उतनी उम्र होगी, उतनी हम लोगों की जीवन यात्रा होगी, तो जितना इनकी राजनीतिक यात्रा है, तो मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर त्यागी साहब आज बिहार के मतदाता की बात करते, मैं राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये पक्ष वर्सेस विपक्ष नहीं है, ये उस व्यक्ति की बात है लक्ष्मण जी कि हमारा वोट का अधिकार न छीनने पाए। त्यागी जी, अगर आप मेरे से असहमत है तो बताइए, क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति रह जाए जो वोट का अधिकार छीन जाए, जिसका 65 लाख लोगों में से 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई आप चाहते हैं कि जो वोट का अधिकार न छीन पाए? आप भी शायद नहीं चाहेंगे कोई व्यक्ति ऐसा ना बचे जो वोट ना दे पाए इस चुनाव में। वो बहुत अभागा व्यक्ति होगा जो अपनी सरकार ना चुन पाएगा, वो बहुत अभागा व्यक्ति होगा जो अपने अधिकार का प्रयोग लोकतंत्र में ना कर पाएगा। तो त्यागी जी भी शायद इस राजनीतिक यात्रा में ये नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा छूट सके। लेकिन मैं 2-3 सवाल है सिर्फ त्यागी जी से ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि त्यागी जी जवाब भाजपा के लोग, सुनिए, जो सरकार भाजपा में बैठे हैं वो गर्व की बात करेंगे, अहंकार की बात करेंगे, दर्प की बात करेंगे। जो देश के मुखिया हैं, जो साहब जी हैं, जो पार्टी देश को चला रही है, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस के नहीं दिखा सकते, तो उनके पार्टी के प्रवक्ताओं से क्या उम्मीद करेंगे? मैं उस पर जाना भी नहीं चाहूंगा, और किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। बात है कि 65 लाख लोगों को आप वोट काट दिए जाते हैं। त्यागी जी, ये बताइए कैसे हो जाता है? चुनाव आयोग कौन सा सुपर शक्तिमान शक्ति लेके पैदा हो जाता है? 2021 से भारत सरकार ने अभी तक जनगणना नहीं करा पाती। दोनों अलग मुद्दे हैं, लेकिन आप बताइए कि चुनाव आयोग 8 करोड़ लोगों का वोटर वेरीफाई कर देता है। अगर एक व्यक्ति 2 वोटर ID कार्ड रखता है तो चुनाव आयोग की गलती है। चुनाव आयोग कैसे बना देता है 2 कार्ड? दूसरी बात मैं कहूंगा लक्ष्मण जी, अगर तेजस्वी यादव के 2 कार्ड मिले हैं तो चुनाव आयोग को डेट सहित स्पष्ट करना पड़ेगा कि पहला वोटर ID कार्ड, पहला एपिक नंबर कब जारी किया गया था, दूसरा एपिक नंबर कब जारी किया गया था। तर्क और तथ्य पे बात करना पड़ेगा। भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह आके यहाँ पे बिहार की भाषा में थथराई नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग लोकसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 600 करोड़ वोटर, 600 करोड़ वोटर कब आ गए? दूसरी बात, अमित शाह जी लोकसभा के अंदर कहते हैं 1960 में सरदार पटेल थे और जाके अनशन कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का भरोसा क्या करेंगे जो जब जैसी मर्जी झूठ बोलते हैं? तो कृपया इन सब बातों पे नहीं पड़ना है, न हमको जानना है। केसी त्यागी जी कहें कि हमें बिहार के हर वोटर का दर्द है, हमें हर वोटर का सम्मान है, और हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वोट देने से वंचित न हो। सवाल है। ठीक है झा साहब, सुन लिया त्यागी साहब। सज्जन जी, आ रहा हूं आपके पास थोड़ा सा। देखिए, जो सज्जन जी कोई बुलवाते चुके, उनकी काफी जानकारियां हैं इस विषय में। नहीं, पहले आपसे सवाल आया था, आप जवाब दे दीजिए। मुझको एड्रेस किया है। हाँ, देखिए, ये पॉलिटिकल सवाल इसको मत बनने दीजिए। पहले आपकी पार्टी भी उसमें साथ थी
कि ये एनआरसी की प्रक्रिया बिहार में शुरू हो गई है। ये आपके नेताओं के बयान थे, हाँ या ना? त्यागी जी मैं तो चाहता हूं कि दीपक जी आपके पास आऊंगा, इनको पूरी बात कर लेने दीजिए जी। नहीं, मैं पूरी बात कर लेंगे फिर मैं चाहता हूं कि त्यागी जी अगर एनआरसी की जो देखिए, अगर आपने चुनावी मुद्दे और एनआरसी दोनों एक साथ लाना है तब तो फिर राजनीतिक मुद्दा बनेगा ना त्यागी जी। अब आपको स्पष्ट करना चाहिए कि एनआरसी मुद्दा नहीं है। अगर आपने स्पष्ट कर दिया एनआरसी नहीं है तो बिहार की जनता के साथ खड़े होइए कि बिहार के जनता का वोट का हक नहीं छीनेगा, बिहार की जनता का राशन कार्ड का हक नहीं छीनेगा, बिहार की जनता को जिस आधार कार्ड से आप 5 किलो राशन देते हैं लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे तो कैसे दोहरा चरित्र चलेगा? जरा इसका सवाल है दीपक जी आप शांत हो जाइए, अब तो त्यागी जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। नहीं, दीपक जी के सवालों का अच्छा जवाब तो जो है मेरे बीजेपी के मित्र देंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री को भी इन्वॉल्व कर लिया, गृह मंत्री को भी इन्वॉल्व किया। मैं तो ना तो राजीव गांधी जी का नाम लिया, ना राहुल जी का लिया, ना मैंने लालू जी का लिया जिनके साथ मैंने 30 साल काम किया। देखिए ये बहस नहीं है। ये बहस तो मेरे बीजेपी वाले 2000 आरोप आप पर आपके नेताओं पर लगा देंगे, वो आज बहस का मुद्दा नहीं था। और अगर ये बहस करोगे तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शिवसेना आपके गठबंधन में है या नहीं है? वो बिहारियों की वहां पिटाई कर रही है कि नहीं कर रही है? डीएमके आपके गठबंधन में है कि नहीं है? चिदम्बरम वहां, मैं इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। बहस कहां से शुरू हुई है? बहस शुरू हुई है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जी के इस वक्तव्य के बाद कि मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है। तो चुनाव आयोग जो है बिहार का या उस जिले का, उसका नैतिक अधिकार है ये बताने का कि नहीं आपका नाम उसमें है। मैं आपसे नहीं कहना चाहता, जो पहले 2 चुनाव लड़े हैं उसमें जो इपिक नंबर है वो गलत है कि सही है? अगर वो सही है तो दूसरा नंबर क्यों नेता प्रतिपक्ष दे रहे? पहले 2 चुनाव तो उन्होंने 1 नंबर पर लड़े हैं, अब दूसरा नंबर तो उन्होंने दिया है ना, चुनाव आयोग ने नहीं दिया। बहस जो है गलत मत कीजिए। मैं आपकी बात मान ली, बाप का नाम गलत होगा, मैंने आपकी बात मान ली, कुछ मृत लोगों को दिखा दिया, मैं तो मान रहा हूं आपकी बात। 1 महीने का टाइम है, वो कोई होली बुक नहीं है, एक वो गीता कुरान नहीं है एसआईआर। इसमें गलतियां खामियां हैं, आप ठीक कीजिए, हम भी आपकी मदद करेंगे। एक भी मतदाता अगर बगैर वोट डाले रहता है तो इस संविधान का अपमान है, बाबा अम्बेडकर का अपमान है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं भी धरने पे बैठा हूं आपकी सरकार के खिलाफ उन चुनावों में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी आरोप लगते थे। लिहाजा निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया ये है, आप अपने बीएलए से कहिए नाम लिखवाएं। वो 56,000 लोग हैं आपके और भी आरजेडी के मिलाकर के, जो बीजेपी से भी ज्यादा हैं, तो उन्हें बीएलए से कहिए आप, वो ठाली क्यों बैठे? और ये जो डबल की जो बहस है ये हमने शुरू नहीं की, और मैं कोई नहीं होता चुनाव आयोग को डिफेंड करने वाला। ये सवाल आप चुनाव आयोग के खिलाफ कीजिए। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और बिहार की जनता का और मेरे नेता नीतीश कुमार का मेरे पे ये एहसान है कि उन्होंने मुझे राज्यसभा में चुन करके बिहार से भेजा था। और यूं भी बिहार के आंदोलन में मैं जेल गया हूं, आपातकाल में जेल गया हूं, और 1974 से लेकर आज तक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया की उसी धारा से जुड़ा हुआ हूं। मैं कोई गैर बिहारी नहीं हूं, मैं आपकी तरह से मजबूत बिहारी हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल सवाल है, प्रक्रिया में कुछ गलती रही होगी, मैं मानता हूं, आप ठीक कराइए ना उसको। अब अमित शाह जी ने 1960 कह दिया, प्रधानमंत्री ने 1912 कह दिया, ये बहस के मुद्दे नहीं, ये बहस के मुद्दे नहीं। ठीक है दीपक झा साहब, 15 सेकंड में आप बोलिए और फिर मैं सज्जन जी को जोड़ूंगा बीच में। जी, अगर लक्ष्मण जी 15 सेकंड देना मैं यही अपेक्षा रखता हूं। नहीं तो समय थोड़ा सा कम है। नहीं आप तो इतने दिनों से प्रवक्ता, आप समझते हैं टीवी की मजबूरियों को। बोलिए, आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें तो अच्छा रहेगा। हाँ लक्ष्मण जी, देखिए त्यागी जी ने बहुत स्पष्ट से कह दिया कि चुनाव आयोग की गलती हो सकती है, इसको सही करने का वक्त है। तो त्यागी जी बता दें कि आप बिहार की जनता के साथ हैं, आप उस जनता के साथ खड़े। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये जेडीयू वर्सेस आरजेडी नहीं है, ये बिहार की जनता की अस्मिता का सवाल है। बिहार की जनता को आप 5 किलो राशन देते, मैं फिर वही कहूंगा। अब फिर मैंने वही कहा, वहां पे तो त्यागी साहब ने साफ कर दिया
कि एक भी व्यक्ति छूटा रहेगा तो वो उन्हें ही बर्दाश्त नहीं है, वो इस आधार पे किसी, हाँ ये मान रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से, और ये भी नहीं त्यागी जी कम से कम मेरे बातों से सहमत हुए, लेकिन अगर मैंने अमित शाह जी का नाम लिया है तो भाजपा की फितरत बचाने के लिए लालू यादव को 15 बार नहीं, तो ठीक है, वो वहां के धनंजय गिरी साहब हैं, धनंजय गिरी साहब जवाब देंगे, धनंजय गिरी साहब हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे वहां पे। एक मिनट सज्जन जी को बीच में जोड़ता हूं। सज्जन जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग आपसे है कि SIR पर अब तक जितनी भी बहस हुई है, तो वोटर किसके कटे, किस क्षेत्र में ज़्यादा कटे, वो सारे आंकड़े आपने अब तक देख लिए हैं। अभी त्यागी साहब ने बताया कि जहाँ पे ज़्यादा बताए जा रहे थे कि आधार कार्ड वहाँ की संख्या से ज़्यादा बन चुका है, वहाँ पे वोटर कम कटे, दूसरी जगहों पे ज़्यादा कट गए हैं। एक आकलन ये भी कहता है विश्लेषण कि ऐसे जगहों पे वोटर ज़्यादा कटे हैं जहाँ पे भाजपा और JDU की सरकार है। तो इस पूरे SIR का राजनीतिक फ़ायदा कहें तो ये कहाँ पड़ेगा, चूँकि हर पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत ज़ोर से उठाया। और एक और सवाल कि जो तमिलनाडु में जो पी चिदम्बरम साहब ने मुद्दा उठाया, जो त्यागी साहब जिक्र भी कर रहे थे, ये आत्मघाती होगा कांग्रेस के लिए? जी लक्ष्मण जी, पहले सवाल पे आते हैं कि किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा। तो सबसे पहले तो ये देख ले, जो दावे किए जा रहे थे या जो एक भय का माहौल था कि इसमें दलित, पिछड़े, जो अल्पसंख्यक हैं उनका वोट कटेगा, जो पलायन करने वाले मजदूर हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे, उनका ये करेगा, एक तार्किक लग रहा था, लेकिन ये एक दावा मात्र था। अब जो डेटा आया है उसमें आप देख लें, जो हमारे पास पूरी लिस्ट है और सब लोग जानते हैं कि आपके पास मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट है बिहार में, सीमांचल में है, उसके बाद कुछ पश्चिमी बिहार में चंपारण वगैरह में है, और भी जगह है, वो कहीं भी इस तरीके से अव्वल पे नहीं है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास का बिहार में मान ले जो केंद्र है वो पटना है, वहां से सबसे ज्यादा नाम कटा है। और एक सच भी है कि बिहार से जो, एक तो बात सही है कि 90 से बिहार पलायन का प्रदेश बना हुआ है, ठीक है, और इसमें किसी एक पार्टी का नहीं है। 90 से 2005 तक लालू जी थे, उसके बाद से नीतीश जी हैं, तो ये पलायन की कहानी है। लेकिन पलायन वहां से स्किल्ड वर्कर भी करते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर भी करते हैं, अनस्किल्ड वर्कर भी करते हैं। तो इसमें भी कोई जाति, वर्ग या कोई भी आर्थिक आधार में बायस वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात तो है कि जो जिस तरीके की धारणा थी कि इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक ये हाशिए पे रहेंगे, ये नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है कि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि हाँ, जिन 13 जगहों पे सबसे ज्यादा हुए हैं उसमें ज्यादातर एनडीए के हैं। और इसमें भी इससे ये निष्कर्ष निकालना है कि इससे एनडीए को घाटा होगा और आरजेडी को फायदा होगा, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी की जो चुनाव होने वाली है उसमें मान लीजिए कि जहां पे हर 5 में 3 मतदाता बिहार का इस बार 25 वर्ष से कम उम्र का है, उसने ना तो 90 का मंडल का दशक देखा है, ना तो राम मंदिर का दशक देखा है। उसकी पूरी आकांक्षा और उसकी अपनी सोच जो है वो पहले की तरह सेटल्ड नहीं है, तो वो खुला हुआ है, तो वो अपने हिसाब से दिखेगा। तो इसलिए किसको घाटा होगा, किसको नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पे जो एक भय की बात की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे कि पिछले दलित, अल्पसंख्यक, उनको घाटा होने जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि चिदम्बरम साहब की बात, देखिए चिदम्बरम साहब को हम लोग मानते थे कि वो एक अखिल भारतीय स्वरूप और उस अवलोकन वाले नेता है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया, मुझे उनके बयान में, और ये साउथ वर्सेस नॉर्थ जो 1920 से जस्टिस पार्टी और डीएमके और उसके बाद अभी स्टालिन साहब कर रहे हैं कि एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाई, अरे आपको हिंदुत्व से लड़ना है, आपको बीजेपी से लड़ना है, तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्लैंक पे लड़िए ना। आप कर्नाटका में नंदिनी वर्सेस अमूल की लड़ाई ला देते हैं, बिहारी मजदूर वर्सेस तमिल लोगों की बात ला देते हैं। एक तरफ तो आप गरीब और पिछड़ों की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, और दूसरी तरफ बिहारी मजदूरों को आप बिल्कुल डेमोनाइज करेंगे। तो ये निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो हिंदी पट्टी में हाशियाकरण है ना पिछले 1990 से जो अभी तक चल रहा है, उसके लिए बहुत ही ये निगेटिव चीज है। और कांग्रेस को अपने ऐसे नेताओं को निश्चित तौर पे ये सद्बुद्धि देनी चाहिए कि आप तब तक हेजेमोनिक नहीं बनेंगे जब तक आप हिंदी पट्टी में नहीं आते हैं। और इसमें एक अंतिम बात लक्ष्मण जी जो मैं जोड़ना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, देखिए जब ये प्रक्रिया शुरू हुई जून के अंतिम महीने में और नोटिफिकेशन आया, सारी पार्टी के साथ मीटिंग गई, 1.5 लाख से ऊपर, उसमें आरजेडी ने 47,000 से ऊपर अपने बीएलएस दिए, कांग्रेस ने 8,000 से ऊपर दिए, 52,000 के करीब बीजेपी ने दिए, 27,000 से ऊपर जेडीयू ने दिए और बाकी पार्टियों ने 2-2,500 ऐसे करके सब लोगों ने दिया। उस समय क्यों नहीं आपत्ति आपने उठाई?
और एक और बात बिहार के संदर्भ में देखें, ना तो बिहार की प्रदेश इकाई ने शुरू में आपत्ति किया और आरजेडी तो इस गेम में था ही नहीं। ये बात उठता है राहुल गांधी जी के द्वारा, पहले चूंकि वो येन केन प्रकारेन पिछले 5 साल से इलेक्शन कमीशन पे एक तरीके से अटैक कर रहे हैं। पहले ईवीएम का मुद्दा था, अब ईवीएम गायब हो गया। उसके बाद आया कि नहीं कहीं कस्टमाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग मैनिपुलेशन हो रहा है, अब वो पीछे हो गया। अब एसआईआर आ गया। क्या ये असंवैधानिक है? बिल्कुल नहीं है। 324(1) के तहत इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक अधिकार है। क्या इलीगल है? सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। तो कहने का मतलब है आरजेडी ने तो इस मुद्दे को कभी कंट्रोवर्शियल बनाया ही नहीं था। उन्होंने तो, कांग्रेस ने लीड लिया, वो भी शीर्ष नेतृत्व ने, आरजेडी ने ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल, आप अपना 1.5 लाख ये दे रहे हैं जी। आप सज्जन जी, आपने जो बातें कही वो दरअसल तीनों जो हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं उन सब के लिए यहाँ पे अलग अलग जवाब देने का मौका आपने रखा है, फिर सवाल उन लोगों को उठाया है। इन ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत हो रही थी कि इससे किसको कितना फ़ायदा होगा, और चिदम्बरम साहब के इस बयान को लेकर के भी। तो बहुत देर से धनंजय गिरी साहब कुछ बोलना चाहते हैं। पहले धनंजय गिरी साहब के पास आता हूँ, फिर बाकी वक्ताओं के पास चलूँगा। धनंजय साहब, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग है, चूँकि काफ़ी बहस हो गई कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चल ही रही हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अब सरकार को मान लेना चाहिए कि चलो संसद में कम से कम बहस तो करा लें? लक्ष्मण जी, सबसे पहले मैं कुछ बातों का जवाब देना जरूरी समझता। आदरणीय त्यागी जी का हम सब की उम्र से ज्यादा बड़ा राजनीतिक अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके राजनीतिक अनुभव में कांग्रेस के काले अध्याय भी शामिल है, जो लोकतंत्र को कुचल करके कांग्रेस ने आपातकाल लगाया। त्यागी जी उसके भी भुगत भोगी रहे और उस बात को भी वो जानते हैं कि किस तरह से पहला इलेक्शन फ्रॉड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने किया था, जिसमें 72,000 वोट को इनवैलिड कर दिया और 12,000 से बाबा साहब को चुनाव हराया। इसके बाद इस देश में चुनावी धांधली में सिर्फ एक आदमी को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सजा हुई, वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हुई। कांग्रेस जब करप्शन का पर्याय हो गई तो कांग्रेस देश से इतिहास हो गई। और कांग्रेस के लोगों को चिंता है कि एक एक वोट पड़ना चाहिए। बिल्कुल पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, एक भी गलत जुटना नहीं चाहिए, लेकिन हाथ में दो लेकर के घूम रहे हैं। ये तो फ्रॉडिज्म है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जब 99 बार चुनी गई सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त किया, तभी लोकतंत्र का ख्याल नहीं आया। जब दलित आपसे दरक गए, पिछड़े आपसे पिछड़ गए, आपके दमनकारी नीतियों से लूट का पर्याय जब कांग्रेस हो गई, जब इस देश के दलित पीड़ित शोषितों ने कांग्रेस को कहा कि छोड़, दूर हटो, जब लालू के लाल की पालकी ढोते ढोते कंधे छिल गए, तब आपको याद आ रहा है कि एक एक आदमी का वोट की चिंता होना चाहिए। 99 बार लोकतंत्र को लहूलुहान किया लगा करके राष्ट्रपति शासन, तब चिंता नहीं हुई। यही कारण है कि कांग्रेस का आज रहा न कोई रोवन हारा वाली स्थिति है। यही कारण है कि आज चुने हुए राज पिछड़ों पर गलत कमेंट करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द होती है। यही कारण है कि डबल पोस्ट रखने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को रिजाइन करना पड़ता है। पूरा लूट का इतिहास। और लोकतंत्र है कहाँ? कांग्रेस पार्टी और लोकतंत्र एक दूसरे के साथ हो नहीं सकते। 5 पीढ़ियों से पार्टी एक परिवार के पांव सुन लीजिए, सुन लेते हैं, कांग्रेस को भी सुन लेते हैं। लक्ष्मण जी मुझे सुन लीजिए, लक्ष्मण जी मुझे लेट मी कंप्लीट। 5 पीढ़ियों से जो पार्टी एक परिवार की पांव पोछ हो, कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति कार्य करता, वैसी पार्टी का राजनीतिक बनेगा ही नहीं। भारत में दुनिया के लोकतंत्र में बता दीजिए। अब कांग्रेस का भी सुन ही लेते हैं ना। एक परिवार इतना लंबा बोल दिया है, एक पार्टी एक परिवार पे इतना आपने लंबा बयान दे दिया, तो कम से कम उनकी बात तो रखनी बनती है ना। और मैंने लक्ष्मण जी, इसी को बोलते हैं कायरता। जब आपकी बात हो रही है प्रेजेंट में, तो आप जाते हैं इतिहास में गड्ढे खोदने। अरे गड्ढे तो जनता पार्टी का जो अराजकता था, अब इनको चुप करा लीजिए, अब इनको चुप करा लीजिए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। बोलने के लिए कुछ है नहीं, बोलेंगे क्या? एक मिनट, आपको धनंजय गिरी साहब आप बोल रहे थे तो मैंने इनका फेडर डाउन कर रखा था, बोल भी नहीं रहे थे, तो उसी डेकोरम का हम लोग पालन करें, इनको बोलने दिया जाए। हाँ बोलिए। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता अगर ऐसी बदतमीजी करेंगे तो देश देख रहा है कि सरकार में बैठे लोग हैं। नमन से वृक्षा जो फल से लदे हुए वृक्ष होते हैं ना, थोड़ा शालीन होना चाहिए, थोड़ा गुणवान होना चाहिए। उस शालीनता का परिचय थे। मैं तो इनको सभ्य आदमी समझता था, लेकिन इस तरह से उद्दंडता उच्छृंखलता करेंगे तो अच्छा मैसेज। व्यक्तिगत हमला मत करिए, जो इन्होंने लॉजिक दिया उसका नहीं है। बात यह है कि अगर मैं कहता हूं कि इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस वक्त के विपक्षी दलों के क्या हालात थे, उनके क्या रवैये थे, उनकी करनी भी ऐसी थी कि देश को तोड़ने के लिए वो लोग खड़े थे। इसलिए उसको
सुनिए आप सुनिए, बीच में नहीं बोलिएगा। आप सही मानते हैं विपक्ष की अभी माफी हरकतें मांगा। ऐसी थी। देखिए लक्ष्मण जी, दूसरी बात, लक्ष्मण जी कुछ पढ़ा लिखा बोलने दे धनंजय गिरी साहब, इनको नहीं बोलिएगा दीपक झा साहब को। बात है, आप बोलिएगा, इनकी बातों को सुन लीजिए, कागज पे लिख लीजिए, खंडन करते रहिएगा आगे चल के शो में। लक्ष्मण जी धनंजय गिरी जी, जो झा साहब बोल रहे हैं, धनंजय गिरी साहब, धनंजय गिरी साहब ये जो बोल रहे हैं, जो आपत्ति इसको नोट करते रहिए, आपकी बारी आएगा तो बोलिएगा। आप बीच में बोलेगा तो फिर हमारे दर्शक तो कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। दीपक झा साहब अपनी बात पूरी करिए। लक्ष्मण जी लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी बोलते हैं 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, जाके आकाशवाणी भवन के सामने धरना दे दिया था उनको गेट से बाहर। अरे माननीय भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के मंत्री, 1960 में माननीय श्री सरदार पटेल जी का स्वर्गवास हो चुका था, इस धरती पे नहीं थे। आप उनको आसमान से लेके आते, स्वर्ग से उतार के लाते, कहां से लाते हो इतना ज्ञान? दूसरी बात मैं कहूंगा, 2014 का चुनाव होता है, 2015 का चुनाव होता है बिहार में, 2019 का चुनाव होता है बिहार में, 2020 में चुनाव होता है, 2024 में लोकसभा चुनाव होता है। तो इतने सारे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाते तब जाके आपकी मृत आत्मा जाग गई कि बिहार में SIR कराना है। बात कांग्रेस पार्टी की वोटर्स की नहीं है, बात बीजेपी का। वोटर किसी का नहीं होता। वोटर के अधिकारों पे जो आप लोग कुल्हाड़ी चला रहे हो, वोटर के अधिकारों पे जो आप कुठाराघात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार, तो आप रिजाइन कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को बोलिए आप असंवैधानिक तरीके से चुने गए हैं। बिहार की जनता ने आपको गलत वोट दिया है। 65 लाख उन लोगों ने आपको वोट किया है जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं। आप रिजाइन कर दीजिए, देश देखेगा आपकी सादगी को, आपकी उदासीनता को, आपकी महानता को नोट करेंगे, याद करेंगे। आप उदाहरण तो सेट करिए, लेकिन नहीं, सत्ता में बैठने के बाद आप क्या करेंगे? बिहार की जनता को 5 किलो राशन तो देंगे आधार कार्ड से लिंक करा के, कृषि सम्मान निधि तो आप देंगे आधार कार्ड से लिंक करा के, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं देंगे जिनके पास आधार कार्ड बना हुआ है। धनंजय गिरी साहब दोहरा चरित्र है। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा राजन जी के पास, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलना है। धनंजय गिरी साहब छोटा सा जवाब रखिए, फिर राजन जी के पास जाऊंगा मैं। मुझे लक्ष्मण जी आश्चर्य हो रहा है कि जिस इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार माफी मांग रहा है, जिसको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी मांगा, राहुल गांधी ने माफी मांगा, 15 बार कह चुके होंगे गलती है, उसको कह रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए कि 1992 में 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के पासपोर्ट से भारत आते हैं और 1994 में मोहम्मद कलामुद्दीन और मोहम्मद सादिक चुनाव जीत जाते हैं आसाम से, और 1996 में सुन लेते हैं। आप देख लीजिए झा साहब पढ़ा लिखा आप बोल रहे थे तो मैं इनको शांत कराया था, तो आप वो बोले तो आप भी शांत रहिए। एक बार बोलिए धनंजय गिरी साहब बोलिए। झा साहब नहीं बोल रहे हैं, झा साहब नहीं बोलेंगे, बोलिए अपनी बात पूरी करिए। मैं झा साहब की बात के डायरेक्टली 2 बातों का जवाब देता हूं। एक, इन्होंने कहा पीछे मत जाइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती है वो वर्तमान ठीक नहीं कर सकती और भविष्य नहीं बना सकती। तो मैं बाबा साहब की बात मानता हूँ। भाजपा का तो कोई दूसरी बात नहीं है। भाजपा का इतिहास तो है देश को 2 टुकड़े करने का। भाजपा ने और भाजपा की जो जननी है जनता पार्टी दीपक जी फिर कैसे जनसंघ की जो जननी है, कैसे कांग्रेस में एक मिनट ऐसा करते हैं। आप लोग शांत हुए, ऐसा कर एक 2 लोग शांत। राजन कुमार जी, मैं राजकुमार राजन जी, मैं आता हूँ आपके पास। आप 2 लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हुए, फिर मैं आता हूं। राजकुमार राजन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो अभी कुछ देर पहले विश्लेषण करके सज्जन जी बता भी रहे थे कि जो आपत्ति उठ रही थी या डर जताया जा रहा था कि फलाने वर्ग का वोट कट जाएगा, फलाने वर्ग का वोट हट जाएगा, तो वो सब तो कुछ हुआ नहीं। जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है किसी स्पेसिफिक वर्ग का वोट कट रहा है, किसी खास समुदाय का वोट कट रहा है। वो एक अलग तरीके से वोट जहाँ डिलीशन हुआ है। तो आप लोगों की जो आपत्ति थी शुरू में, वो आपत्ति तो खत्म मानी जानी चाहिए। लक्ष्मण जी, आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं भ्रष्टाचार पर अभी हमारे जो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं बोल रहे थे, उनको कोई अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार पर बोलने। अभी भारत सरकार के कैग के रिपोर्ट में 71,000 करोड़ का महा घोटाला। भ्रष्टाचार पे बोलेंगे? नहीं, मैं एक वाक्य बोलने दीजिए और उसका कोई जवाब नहीं है। फिर बहस होती रह जाएगी।
अरे आपके मुखिया ही सजा याफ्ता के मुद्दे पर जो आप बोल रहे हैं, मामलों में सजा याफ्ता। लक्ष्मण जी देखिए, इनको चुप कराइए, पार्टी के प्रमुख ही आपके पार्टी फिर बात नहीं हो पाएगी। थप्पा मार वो सजा याफ्ता है भाई। लालू यादव तो लुटेरा है तो कौन हाई कोर्ट में माना है भाई? सीबीआई अदालतों ने लालू यादव को लुटेरा घोषित कर दिया। आप चारा चोर 70,000 करोड़ पर चारा चोर है, इस बात का तो कोई शोर भी करने की जरूरत नहीं है। आप श्रीमान राजन जी, आपके पार्टी के प्रमुख जो है वो चारा चोर है। चारा चोर आपकी पार्टी का एक रिपोर्टिंग दीजिए, भारत सरकार के रिपोर्टिंग पर है। चारा चोर की पार्टी वाले भी अगर राजनीतिक चोरी पर स्वतंत्रता का ज्ञान देने लगे, चोरी पर ध्यान मुझे समझ नहीं आ रहा बोल कौन रहा है। राजन जी आप बोल रहे हैं कि धनंजय गिरी साहब बोल रहे हैं? ऐसा कर सारे लोगों को फेडर डाउन कर दीजिए, सिर्फ राजन जी के फेडर को ऊपर रखिए, बाकी लोगों की आवाज बाद में मैं जाऊंगा। राजन जी अपनी बात खत्म करिए 1 मिनट में। देखिए लक्ष्मण जी, आप जरा सा बिहार के पृष्ठभूमि में जो हमारे मित्र राजनीतिक विश्लेषक जो बोल रहे थे, उनके आंकड़े वैज्ञानिक आंकड़े नहीं हैं। भारत सरकार के ई श्रम के पोर्टल पर आप देखिए, वेबसाइट पर है, सज्जन जी नोट करिए, 2 करोड़ 90 लाख रजिस्टर्ड जो श्रमिक वर्ग है वह बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाता है। आप जरा इन आंकड़ों को समझिए। एक व्यक्ति, महिला घर पर रहती है, उसके पुरुष और बच्चे जो कमाने लायक होते हैं 18 साल से अबव एज के, वो बाहर चले जाते हैं। और जो बाहर जाते हैं बाहर के राज्यों में, क्या वह जहां मजदूरी करते हैं वह मोबाइल के वेबसाइट से या चुनाव के उन प्रक्रियाओं से वह क्या यूज टू है कि वह अपना नाम भर रहा है? बिल्कुल भी नहीं भर रहा है। वो लोग देखिए, एनडीटीवी और तमाम सर्वे कराया था, जगह जगह जाकर मजदूरों से पूछा तो उसको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है बिहार में। दूसरी बात देखिए, बिहार की स्थिति क्या बना दिया है, कैसे वहां के पब्लिक जो है, जो वहां रहते हैं, इतने गरीब हैं। 5 करोड़ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो जातीय जनगणना हुआ था उसके आंकड़े में बता रहा हूं कि 40 रुपया रोज पर जिंदा रहते हैं। 4 करोड़ ऐसे हैं जो 67 रुपीज पर जिंदा रहते हैं, उससे आप जमीन का कागज मांग रहे हैं। वहां के दलित जो है अभी भी 86%, 86% ऐसे दलित है जिसके पास जमीन नहीं है, बिना जमीन का है। आप जरा सोचिए, सज्जन जी, ऐसे लोगों से आप मांग रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात, एक और महत्वपूर्ण बात, हाँ, चुनाव आयोग को क्या बूथ वाइज कितने पलायन किए, कौन मृत्यु है, कौन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, किसका नाम डबल है, उसके आंकड़े नहीं देना चाहिए, जिसे जो प्रमुख पार्टियां हैं उसके पास यह डाटा रहता। आपने दिया ही नहीं वेबसाइट पर, तो निश्चित तौर पर सज्जन जी अपने जवाब दीजिए। सकते हैं कि चुनाव आयोग के प्रक्रियाओं में गलतियां हैं। सज्जन जी जी देखिए, वो कहते हैं ना कि आपको तांगे को घोड़े के आगे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सवाल ये है कि जो बात कही जा रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं किनका नाम कटा, किनका नहीं कटा, डेटा नहीं है। पहली बात कि जो प्रक्रिया हुई वो कंप्लीट हुआ, उसमें अभी 1 महीने का टाइम है। दूसरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में हर पार्टी के, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आपके हजारों बीएलएस जो हैं उन्होंने शिरकत किया है। तो आप साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया में आपने चुनाव आयोग को बीएलए क्या अपने राज्य से बाहर जो प्लान करके गया उसके पास जाएगा क्या? सुन लीजिए राजन जी को सुन लीजिए, राजन जी को सुन लीजिए, राजन जी को सुनिए अपनी बात सुनिए। हाँ सज्जन जी, मेरी बात, पहली बात देखिए, इनको ये समझना होगा कि दूसरे राज्य में जाएंगे क्या? आप बाद में समझाइएगा, पहले सुन लीजिए। पहली बात जो है कि इस पूरी प्रक्रिया में जब से आपत्ति शुरू हुई विपक्ष का, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को और वोटिंग कार्ड को भी मानिए, ये एक सजेशन था, ये मैंडेटरी ऑर्डर नहीं था। चुनाव आयोग ने कहा कि हम मानेंगे लेकिन केवल इन्हीं को नहीं मानेंगे। तो ये एक कानूनी मुद्दा है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, रोक नहीं लगी। आपने कहा कि ये नागरिकता तय कर रहे हैं, अरे नागरिक ही वोटर होगा, 324A के तहत अधिकार असंवैधानिक नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि असुविधा है, वहां मैं मानता हूं कि हाँ असुविधा है। यहां पे मैं अपोजिशन का जो ये है कि भाई चुनाव के 6 महीने पहले क्यों 1 साल पहले करते, एक आइडियली ये होना चाहिए था। लेकिन सवाल है कि आप ये मत कहिए कि अभी बाढ़ का समय है, फागुन में होली का समय होगा,
कार्तिक में जो है वो छठ का समय ठीक है, होगा। ऐसे कई सारे सवाल उठेंगे सज्जन जी, क्योंकि शो का समय हमारा खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं इस बहस को अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प आप लोग अपने अपने दलीलें दे रहे थे। आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।